हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आज जो टॉपिक है फार्माकोथेरेपेटिक्स। गुड इवनिंग एवरीवन। फार्माकोथेरेपेटिक्स में आज हम लोग देखेंगे अस्थमा क्या होता है, बहुत कॉमन है ना। गुड इवनिंग। यस, नमस्ते नमस्ते। वॉइस और पिक्चर सही है? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? जो सांस लेने वाली मशीन है तुम्हारे शरीर में, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक। भूपेंद्र न्यू ज्वाइनिंग, वेरी गुड। यस, चलो भाई, अभी शुरू किया जाए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की होने वाली बीमारी और होने वाली भयंकर बीमारी। भाई अगर सिंपल सी बात है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए, जैसे दिलीप ने क्वेश्चन किया कि क्या होता है ना। चलो, तो क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले ये देखेंगे, फिर इसकी बीमारी के बारे में जान लें। अब बच्चे ने बोला है तो थोड़ा सा देखना फर्ज बनता है ना। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। कुछ इस तरीके से, कुछ है ना। ये तुम्हारा एक लंग्स के अंदर का सिस्टम हो गया, ये तुम्हारा दूसरा लंग हो गया। एक जनरल सा आइडिया। यस यस यस, बिल्कुल सही है ना। ये तुम्हारा इस तरीके से, ये तुम्हारा नोज हो गया है ना, ये तुम्हारा बक्कल कैविटी हो गया, बक्कल कैविटी हो गया। ठीक। नाक से सांस लेते हो, मुंह से सांस लेते हो, अल्टीमेटली जो तुम्हारी विंड पाइप है, विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक, वो धीरे धीरे किसमें, ये तुम्हारी ट्रैकिया होती हैं। ये कार्टिलेज की सी शेप्ड रिंग है। अगर यहां पे उंगली लगाओगे तो दिखेगा, यहां पे उंगली लगाओगे तो ये सी शेप्ड रिंग, ये रिंग इसीलिए होती कार्टिलेज की ताकि ये तुम्हारा गला चोक ना होने पाए, है ना, चोक ना होने पाए। उसके बाद ये आ गई तुम्हारी अंदर ब्रोंकाई, ठीक, और छोटा कर दो ब्रोंकियोल्स, है ना। और लास्ट में तुम्हारे ये जो बलून जैसे हैं, जो ढेर सारे बलून जैसी हैं, जिनको बोलते हैं एयर सैक। क्या बोलते हैं? जिनको बोलते हैं एयर सैक, या फिर इन्हीं को बोलते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, है ना। तो ये कंप्लीट सिस्टम मिल के तुम्हारा बनाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिलीप, आई थिंक क्लियर? ओके, तो ये तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं हम बीमारी की, अस्थमा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है? काम ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यहां से बाहर से शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन आती है, ठीक,
शुद्ध प्योर ऑक्सीजन आएगी और ये ऑक्सीजन तुम्हारे कहां पे, लंग्स में आएगी। ठीक, लंग्स में ये जो बलून हैं, ये जो एल्वियोलाई हैं, इनको बोलते हैं बलून। जब आप एक्सेल करते हो, सांस को छोड़ते हो, तो बलून पिचक जाते हैं। ठीक, और जब आप इनहेल करते हो तो देखते होगे कि चेस्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है, मतलब ये बलून फूल जाते हैं और ढेर सारी ऑक्सीजन आ जाती है। जब यहां पे ढेर सारी ऑक्सीजन आ जाती है तो यहीं से ढेर सारी गई होती हैं ब्लड वेसल्स। क्या जाती हैं? ब्लड वेसल्स जाती हैं। ठीक, ये जो ब्लड वेसल हैं, ये जो ब्लड वेसल्स, यस है ना, जो ब्लड वेसल हैं, तो ब्लड में क्या है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा, लंग्स की एल्वियोलाई में। लंग्स में ज्यादा क्या है? लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड में। और ऑक्सीजन ऐसी चीज है कि बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, हर सेल को जरूरत होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं सेल्स, और किसमें? ग्लूकोज से एटीपी बनाती है, ग्लाइकोलिसिस में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और भी बहुत सारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह, जहां पे रेस्पिरेशन होता है, मींस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड का डेवलपमेंट होता है, जनरेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड क्या है? तुम्हारा सबसे वफादार नौकर है। तुम्हारे शरीर में अगर बात की जाए सबसे वफादार कौन, तो है तुम्हारा ब्लड। हर अच्छी चीज को तुम्हारी सेल्स तक, सारे न्यूट्रिशन को, मींस सारे न्यूट्रिशन को, ऑक्सीजन को, सब कुछ लेके जाते हैं तुम्हारी सेल्स तक। और सेल के अंदर जितना कुछ कचरा है, जितना कचरा करके रखा है ना, जितना कचरा करके रखा, वो सारा कचरा ब्लड लेता है और यूरिन के सहारे बाहर कर देता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे लंग्स में एक्सचेंज कर देता है ताकि हम एक्सेल कर सके। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक, नॉर्मल प्रोसीजर है। अब होता क्या है, अस्थमा में ये नॉर्मल प्रोसीजर नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता? उसके पीछे के रीजन है बहुत सारे। पहले अस्थमा में क्या होता है वो जान लेते हैं, फिर क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। यस कपिल, बिल्कुल सही। अब देखो, ये तुम्हारा जो विंड पाइप है, विंड पाइप है, तुम्हारे ब्रोंकाई हैं, फिर ब्रोंकियोल्स हैं, मतलब ये जो एयर का ट्रैक है, एयर जाने का जो रास्ता है, ये रास्ता अभी क्या है भाई, मींस कोई पाइप है, पाइप में फूंको और फिर क्या करो, सांस को खींचो। फूंकना और खींचना बड़ा आराम से होता है अगर पाइप चौड़ी है तो। ठीक, नॉर्मल सी आदत है हमें इतनी पाइप चौड़ी की, इससे हमारा रेस्पिरेशन होता है। अस्थमा के केस में ये जो चौड़ाई है ये कम हो जाती है। क्या होती है? ये नैरो हो जाता है, मींस ये सकरा हो जाता है। तुम्हारा जितना भी एयर स्पेस है वो सकरा हो जाता है। अगर तुम ब्लड के केस में, हमने प्रीवियस में हार्ट अटैक के बारे में बात करी थी, मायो हार्ट फेल्योर के बारे में, कार्डियक हार्ट फेल्योर के बारे में बात करी थी, उसमें बेसिकली क्या हो रहा था, जो ब्लड जाने की पाइप है, ब्लड जाने की पाइप इतनी सकरी हो रही थी कि ब्लड जा ही नहीं पा रहा था। जब ब्लड नहीं जा पा रहा था तो क्या वहां पे हार्ट अटैक आ रहा था। ठीक उसी तरीके से यहां पे ये जो पाइप है ये क्या है, ये सकरी हो जा रही हैं। सकरी क्यों हो जा रही हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बॉडी है, इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के चक्कर में ढेर सारा म्यूकस सिक्रीट कर देता है। जो हमारे शरीर में गोबलेट सेल्स मास्ट सेल्स होती हैं, सॉरी, जो मास्ट सेल्स होती हैं, ये मास्ट सेल्स क्या करती हैं, ढेर सारा हमारी एंटीबॉडीज, ढेर सारा म्यूकस गोबलेट सेल्स हमारी सिक्रीट करती हैं। और म्यूकस यहां पे जमा हो जाता है, म्यूकस यहां पे जमा हो जाता है, और जमा होने के साथ ये जो रास्ता है ये सकरा हो गया। अब जब आप सांस लेते हो, जब सांस लेते हो तो रास्ता सकरा है, तो सांस लेने में ताकत लगेगी। नॉर्मल प्रोसीजर से जो सांस ले रहे थे वो सांस नहीं ले पाते। अब अस्थमा कितना क्रिटिकल है ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा यहां पे रास्ता सकरा हो गया है। जितना ज्यादा सकरा हो गया रास्ता, उतनी ज्यादा ताकत लगेगी। जब आप सांस लेते हो भाई, पानी के नीचे याद करो,
याद क्या, पानी के नीचे कभी अगर डुबकी लगाई हो और सांस छोड़ो तो बुलबुले टाइप के उठते हैं, बुलबुले टाइप के उठते हैं कि नहीं, ठीक, बुलबुले टाइप के उठते हैं। उसी तरीके से यहां पे म्यूकस है, जब प्रेशर के साथ सांस लेते हो तो उस समय क्या है, इसमें थोड़े से वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशन होने की वजह से खरखराहट की आवाज होती है, खरखराहट की आवाज होती है, ठीक। यस, सकरे का इंग्लिश नैरो होता है ना, नैरो हो जाता है, तो खरखराहट सी आवाज होती है, चेस्ट आपका एकदम टाइट हो जाता है, मींस एकदम स्मूथ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे रास्ता हमारा पूरा सकरा हो गया है। अभी परेशान मत हो, अभी एन सोनी परेशान मत हो, अभी तो मैंने जस्ट मैं ब्रीफ कर रहा हूं, अभी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक। तो कहने का मतलब जब रास्ता ही पतला हो गया, सही से हवा आ नहीं पाएगी, तो जो तुम्हारे एयर सैक हैं ये पूरी तरह फूल नहीं पाएंगे, और जब फूल नहीं पाएंगे तो यहां पे मेंटेन नहीं होगा प्रेशर, तो क्या होगा, अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लड में प्रेशर खूब सारा है, ब्लड में प्रेशर खूब सारा है, ठीक। मींस काहे का प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में रहेगी तो ये पॉइजनस है, हमारे शरीर के लिए पॉइजनस है। कार्बन डाइऑक्साइड दम घोट देती है, इंसान की जान भी जा सकती है अस्थमा से अगर समय पे ट्रीटमेंट ना किया जाए, ठीक। तो ये तो कंडीशन हो गई अस्थमा की कि अल्टीमेटली जो तुम्हारा एयर का ट्रैक है, जो रास्ता है तुम्हारा, वो इतना सकरा हो गया है कि तुम आराम से आ जा नहीं सकते, मींस गैस का गैसियस एक्सचेंज आराम से नहीं हो सकता, ऑक्सीजन बाहर से अंदर नहीं आ पा रही, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर नहीं जा पा रही, क्योंकि दोनों के एक्सचेंज के रास्ते एक ही है, जिस रास्ते से ऑक्सीजन आता है उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, क्लियर। तो ये होती है प्रॉपर अस्थमा की कंडीशन। अब आगे हम बात करेंगे कि क्यों ये सारी कहानी हुई और कैसे ये ठीक होगा, दवा देके ठीक होगा कि बिना दवा के ठीक होगा, ठीक। ताकि भाई फार्मासिस्ट हो, तुमको जानकारी रहे तो पहले तुम अपने को बचाओ, फिर अपने परिवार को बचाओ, फिर अपने आसपास की कम्युनिटी को बचाओ, राइट। अब पता लगा कि सैनी जी को समझ नहीं आ रहा है, समझ में अभी आने वाला मैंने कुछ बताया ही नहीं डियर, सिंपल जो सांस लेते हो तुम सांस नहीं ले पा रहे हो, सांस लेने का जो रास्ता है वो सकरा हो गया, उसको हम अस्थमा बोलते हैं, बस। जो तुम्हारी पाइपलाइन है, जो भी सांस लेने वाली पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन तुम्हारी पतली हो गई, जिस रास्ते से तुम सांस लेते हो, मान लिया ये मोटी पाइप से तुम सांस ले रहे हो, ये मोटी पाइप से तुम सांस ले रहे हो, और इस मोटी पाइप में हो गया है इन्फेक्शन, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसका ये रास्ता पहले मोटा था और अब ये खाली इतना रास्ता बचा है, इस रास्ते से खाली हवा जानी है। तो जाहिर सी बात है, जिसको आदत है इतने मोटे से, मतलब आराम से हवा जा रही थी, ठीक है। यस, अभी जेनेटिक भी होता है, क्यों, मैंने क्या कहा, परेशान, अभी तो मैं जस्ट ब्रीफ आउटलाइन कर रहा हूं, सब समझ में आएगा, तुम लोग अननेसेसरी, अभी तो मैंने क्लास शुरू भी नहीं करी, अभी तो मैंने अस्थमा पढ़ाना भी नहीं शुरू किया, अभी तो जस्ट आउटलाइन दे रहा हूं तुमको, ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो। अभी से तुम लोगों ने सरेंडर कर दिया, समझ नहीं आ रहा है, मैं सिंपल सी एक चीज की, अस्थमा में जो भी हवा जाने का रास्ता है, जो भी तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो रास्ता है मेन, वो रास्ता सकरा हो जाता है, बस। क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, ये सब बात करेंगे अभी हम, ठीक है। चलो भाई, इसमें देखो दो हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, दो डिजीज पढ़नी है हमको, एक अस्थमा पढ़नी है, एक सीओपीडी पढ़नी है, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक। ओके, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज नेक्स्ट पे, और आज हम लोग अस्थमा के बारे में कंप्लीट इतनी नॉलेज यहां से लेके जाओगे कि अस्थमा के पेशेंट को ज्यादातर तरीके से ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, जब क्लास खत्म हो जाए तब बताओ मुझे कि समझ में आया कि नहीं, अभी हमने शुरू नहीं किया, अगर अभी से हो जाएगा तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा, अभी तो हमने क्लास शुरू भी नहीं की, चलो अब शुरू करने जा रहे हैं, है ना। वर्ड अस्थमा, जो अस्थमा है इसकी ओरिजिन हुई है कहां से, ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक वर्ड में इसको बोलते हैं पेंटिंग, क्या बोलते हैं,
पैंटिंग मींस इसके ऊपर एक कवरिंग हो गई है, जो तुम्हारी एयर ट्रैक है उसके ऊपर क्या एक तरह की कवरिंग हो गई है, जिसकी वजह से अस्थमा टू डिस्क्राइब एपिसोडिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जब सांस लेने का रास्ता सकरा हो गया, ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, गैसियस एक्सचेंज लंग्स में यानी तुम्हारे फेफड़ों में नहीं हो पा रहा है। ब्लड का काम है कि बॉडी की जितनी सेल्स हैं सभी सेल्स को ऑक्सीजन पूरी तरीके से पहुंचाया जाए, पूरी तरीके से पहुंचाया जाए, और अगर पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही तो जितनी भी सेल्स हैं वो ताकत मतलब चिल्लाना, भाई भूख लगेगी तो क्या चिल्लाओगे, भाई खाना दो घर में, ठीक, चिल्लाओगे कि खाना दो सही हमें। अब खाना अगर दिया जा नहीं दिया गया तो चिल्लाना शुरू करो, उसी तरह सेल्स चिल्लाना शुरू करती कि ऑक्सीजन नहीं पहुंची हमें, ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो जिसके एवज में क्या होगा, हमारा जो हार्ट है वो और तेजी से काम करेगा। कई बार होता क्या है कि हार्ट अटैक मींस अस्थमा के अटैक को लोग हार्ट अटैक समझ लेते हैं, अस्थमा के अटैक को लोग हार्ट अटैक समझ लेते हैं और हार्ट अटैक को अस्थमेटिक अटैक समझ लेते हैं। दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं, लेक्चर खत्म होने के बाद दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, है ना। तो अभी अस्थमा पे ही हम स्ट्रिक्ट रहते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए, और इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, उसके 5 सिम्टम तुम सबको पता है, 5 सिम्टम तुमको सब पता है। वो इन्फ्लेमेशन किसी तरीके से पॉल्यूशन किस वजह से हो सकता है, देखो पॉल्यूशन के एक्सपोजर में उसकी वजह से हो सकता है, स्मोकिंग यानी सुट्टा ज्यादा लगाते हो तो सुट्टा लगाने से भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, ओके ठीक है, या फिर जेनेटिक हो सकता है, पेट्स यानी घर में अगर तुमने जानवर पाल के रखे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, हाउस होल्ड केमिकल्स यानी कोई कोलिन इस्तेमाल करता है, कोई टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल करता है, कोई मॉर्टिन का स्प्रे इस्तेमाल करता है, इन सब चीजों की वजह से भी एलर्जी हो सकती है, ज्यादा डस्ट उड़ रही है इनकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस, तो इन सब चीजों की वजह से अस्थमा हो सकता है। अस्थमा का मतलब सिंपल सी सांस नहीं ले पा रहे हो, ठीक, यस इनहेलर बिल्कुल सेफ है। इनहेलर लेने में एक मिथ चला आ रहा बहुत पहले से, लोग कहते हैं कि इनहेलर लेते हैं जो लोग वो कभी खत्म नहीं होता, अरे भाई कोई दवा है, जैसे दवा होती वैसे इनहेलर होता है, तुम्हारा डोज कंप्लीट हो गया, तुम्हारा इन्फ्लेमेशन ठीक हो गया तो तुम पूरी तरीके से इनहेलर बंद कर दो। इनहेलर सबसे जल्दी शॉर्टेस्ट तरीका है, ठीक है, शॉर्टेस्ट तरीका है इनहेलर, आपकी बीमारी को ठीक करने का जल्दी से दवा का असर होता है सीधा, क्योंकि वेपर्स के फॉर्म में सीधा जाती हैं, कैप्सूल लो, सुबह खींच लो, शाम को खींच लो, कई बार धीरे धीरे करके आपकी डोज कम होती जाएगी, फिर एक बार खींचना पड़ेगा और धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, तो कुछ बड़ा मुश्किल काम नहीं है ना, तो आराम से इनहेलर लिया जा सकता है। तो कॉमन कॉज है इसके, किसके, अस्थमा के कॉमन कॉज हैं कुछ बंद नहीं करता, और अभी से बुढ़ापे की टेंशन ना लो, बुढ़ापे तक कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं कौन जाने, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है ना, ठीक। तो देखो क्या होता है अस्थमा में, बेसिकली डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस नहीं ले पाते हो और जरूरत है ऑक्सीजन की, तो हार्ट क्या करता है, हार्ट थोड़ी थोड़ी सांस झटके के साथ सांस लेना शुरू करता है। इसीलिए कहते हैं कि ऊपर से लोग कहते हैं कि इतने दिन हम जिएंगे, इतने साल जिएंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि ऊपर वाला दिन और साल का कैलकुलेशन नहीं करता। जब पैदा होके आए हो तो वहां से कैलकुलेशन हुआ है तुम्हारी सांसों का, इस धरती पे कितनी सांसें तुम लोगे उसके हिसाब से तुम्हारा जीवन है। इसीलिए कहते हैं कि सांस हमेशा डीप लिया करो, डीप सांस लिया करो, आसानी से मतलब जिंदा भी ज्यादा समय तक रहोगे, और डीप ब्रीथ लेने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऑक्सीजन की। तुम चाहे जितना अच्छा खाना खा लो, अगर तुम मेटाबोलाइज ना कर पाए, चाहे जितना अच्छा खाना खा लो, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो वो खाना बेकार। मेटाबॉलिज्म मींस
तुम्हारी बॉडी से अगर एटीपी यानी उस खाने से एनर्जी नहीं बनी तो तुम्हारा खाना बेकार। इन सब चीजों के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए, इन सब चीजों के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की है। तो अगर ऑक्सीजन ही, और अस्थमा के केस में यही ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है, कम हो जाती, जिसकी वजह से लंग्स लगातार मेहनत करता है, झटके के साथ सांस लेना शुरू करता है। ठीक, और चूंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत सारा म्यूकस जमा हो जाता है, इस रास्ते से जब झटके के साथ हवा जाती है तो एक तरह का व्हीजिंग साउंड होता है, मींस खरखराहट सी आवाज आती है, समझे? क्योंकि भाई गाड़ी चलाओ जब रास्ते में कंकड़ हो तो एक अजीब सी आवाज आती ना, तो उसी तरह से एक व्हीजिंग साउंड आता है। चेस्ट में टाइटनेस हो जाती है, डिफिकल्ट इन व्हीजिंग, चेस्ट में टाइटनेस, क्यों? क्योंकि रास्ता आपका क्या हो गया है, रास्ता आपका सकरा हो गया है, उस रास्ते के अगल बगल क्या हो गई, लेयरिंग, एक लेयर, एक कवरिंग टाइप की हो गई है। यस, डीप ब्रीथ मतलब लंबी सांस। परेशान मत हो शालिनी, वीजिंग भी कैसे ठीक होगी हम वो भी बताएंगे, और अस्थमा भी ठीक होगा वो भी बताएंगे। जिनको नहीं हुआ है उनको अस्थमा जीवन में कभी नहीं होगा उसका भी तरीका बताएंगे। 100% कामयाब है, ठीक है? ठीक, फिर कफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कफ एयरवे मींस एयरवे के रास्ते में जो कफ है वो ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट पैदा करता है। ठीक, चलो भाई शुरू करें। अस्थमा इज द क्रोनिक लंग्स डिजीज। देखो, एक होती है क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब एक होता है एक्यूट। दो टर्म है, इन टर्म का इस्तेमाल पूरी फार्माकोथेरेपेटिक्स में खूब होता है। एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्यूट का मतलब अचानक, कोई बात नहीं रमाकांत, नो इश्यू, है ना? एक्यूट का मतलब अचानक। ठीक, अचानक किसी बीमारी के होने को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट। कोई बीमारी लंबे समय से चली आ रही है उस बीमारी को बोलते हैं क्रोनिक। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म डिजीज, लंबे समय तक, लंबे समय से कोई बीमारी अगर आपको है तो उस बीमारी को बोलते हैं क्रोनिक डिजीज, और अचानक कोई बीमारी हो गई तो उसको बोलते हैं हम एक्यूट डिजीज। ठीक, ये दोनों डिफरेंस याद रखना, आगे जाके बहुत काम आएंगे। अस्थमा क्या है, क्रोनिक लंग्स डिजीज है। देखो, अस्थमा के केस में कई बार, अस्थमा एक अलग चीज, ऐसे ही किसी को अस्थमा है आप नहीं बता सकते कि किसी को सांस लेने की दिक्कत हो गई तो कहोगे अस्थमा है और अस्थमा का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। मेन चीज क्या है अस्थमा के केस, भाई कई बार क्या है, तुमको बहुत सर्दी हो जाए, कई बार तुमको मींस वायरल इन्फेक्शन हो गया है आपके लंग्स में या एयर ट्रैक में, उस वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्वेलिंग, रेडनेस वगैरह आ जाएगी, उसकी वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में दिक्कत। इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको अस्थमा हो गया है। अस्थमा के लिए आप जो है पीएफटी करानी जरूरी है, पीएफटी करा लो। और भी स्पाइरोमेट्री टेस्ट है, अभी हम आगे डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पाइरोमेट्री, आपके लंग की कैपेसिटी, लंग कैसा फंक्शन कर रहा है, इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद ही पता चल पाएगा कि अस्थमा है कि नहीं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, लेकिन सारी बीमारियों का मतलब अस्थमा नहीं होता। तो इसलिए जिनको भी लगता है उनको अस्थमा है, एक बार लास्ट में हम कुछ टेस्ट के बारे में बात करेंगे, डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में, उनको देखो पहले कि कराया गया है कि नहीं, डॉक्टर ने किन कंडीशन पे कहा है कि अस्थमा हो गया। जैसे किसी को सर्दी हो जाती थी कोविड-19 के टाइम पे, सिटी स्कैन करा लेते थे चेस्ट का और डॉक्टर क्या बोलते थे, इसको कोविड-19 हो गया। ठीक है, ओके, चलो भाई। तो क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म लंग डिजीज दैट इन्फ्लेम द नैरो द एयरवे। इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रास्ता, हाँ, थोड़ी सी क्वालिटी डाउन करो, अभी सही हो जाएगा, कोई इशू नहीं, थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू हो सकता है, अदरवाइज भाई बताओ, सब वीडियो रुक रहा है क्या? इट कॉज रिकरिंग पीरियोडिक वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड मतलब विस्लिंग, एक तरह से सांस लेने पे जैसे लगेगा सीटी टाइप की आती है, जैसे लगेगा सीटी बज रही, जिसको बोलते हैं विस्लिंग साउंड। सही है ना? हाँ भाई, अपना अपना नेटवर्क चेक कर लो,
देखो बाकी लोगों का सही है, अगर प्रॉब्लम होती, मैंने पहले भी कहा है कि जब हमारे एंड से प्रॉब्लम होगी तो ट्यूटर एंड लिख के आ जाएगा, ठीक है। और अभी तो मैंने बहुत कुछ चेंज कर दिया, तो ऐसी समस्याएं रेयर केस में, ठीक। अस्थमा इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, कैसी? इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और इन्फ्लेमेशन क्या होता है तुमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से देख रखा है। ओके, म्यूकस, विच द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड मसल लेयर ऑफ द ब्रोंकाई बिकम थिकेंड, जिसकी वजह से क्या होगा, म्यूकस की जो ग्लैंड्स हैं वो बड़ी हो जाएंगी। रिड्यूस द एयर फ्लो, लोअर द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो नीचे का ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से, अस्थमा इज ए क्रोनिक लंग डिजीज अफेक्टिंग द पीपल ऑल एज। अस्थमा एक तरह की लॉन्ग टर्म की बीमारी है, लॉन्ग टर्म की बीमारी है, जिस बीमारी जो ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन एंड मसल टाइटनिंग। इन्फ्लेमेशन होती है, मसल टाइट हो जाती हैं, किसके? एयरवे के चारों तरफ, जिसके सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके सिम्टम्स में क्या है? कफ आने लगेगा, वीजिंग साउंड आने लगेगा, शॉर्टनेस, अगर सांस पूरी नहीं ले पाओगे, गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए कोशिश करता है हमारा बॉडी कि छोटी छोटी सांसें ले, जल्दी जल्दी छोटी छोटी सांसें ले, ताकि हम उस कमी को पूरा कर सके और गैसेस एक्सचेंज कंप्लीट कर सके, ठीक। तो अस्थमा की बेसिक चीजें हैं, चेस्ट क्या है? एकदम टाइट, जैसे कहते हैं ना जकड़ा हो गया, कुछ कुछ उसी तरीके से। ओके, वर्क ऑफ एयर सैक। एयर सैक देखो ये क्या है? एयर सैक क्या है? जैसे बलून होता है, बलून में हवा भर जाती है। अब होता क्या है, देखो एयर सैक, जब सीओपीडी पढ़ोगे ना, तो बेसिकली जैसे सीओपीडी है, इम्फाइसिमा है, उनमें एयर सैक की डिजीज होती है ना। फिर भी जान लो, चलो तुम्हारा क्वेश्चन है तो वैलिड है। ये तुम्हारे बलून्स हैं जिनको हम बोलते हैं एयर सैक। जब तुम सांस लेते हो तो देखो प्रॉपर ये एकदम क्लियर पाइप है, कहीं कोई रुकावट नहीं है इसमें, इस पाइप में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, मतलब एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर है, ठीक, एकदम क्लियर है, मतलब कोई रुकावट नहीं है, कोई जमावड़ा नहीं किसी चीज का। यहां से आराम से एयर जाती है और बलून पूरे फुल हो जाते हैं, ठीक, पूरे बलून फिल हो जाते हैं। अब जब गैसियस एक्सचेंज की जरूरत है, जब हमारा ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का जब एक्सचेंज होता है, तो ऐसा नहीं कि सारे बलून एक साथ ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो क्या है, सर पे भाड़ा लिया और भाड़ा लेके कहीं फेंक के चले आए, ऐसा यहां पे नहीं होता। एक एक जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है, एक एक बलून का एक्सचेंज, इसका पहले ये बलून अपनी ऑक्सीजन देगा, फिर दूसरा बलून देगा, फिर दूसरा बलून देगा, मींस जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उधर से आएगी उतनी ही ऑक्सीजन इधर से जाएगी, ठीक। तो ये एयर सैक, ये सिर्फ और सिर्फ स्टोर करने का काम करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन ब्लड को देंगे और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, यही एक काम है खाली एयर सैक का, ठीक। यह सभी अभी 50% क्लियर हुआ, अभी तो 50% टॉपिक भी नहीं खत्म हुआ, 100% क्लियर हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक। अल्टीमेटली ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि अस्थमा में होता क्या है। अस्थमा में बेसिकली ये जो एयर का रास्ता है, वो जो रास्ता है वो रास्ता सकरा हो जाता है। फिर से एक बार देखो, एक चीज तो बताना भूल गया, हाँ देखो ध्यान से, इसमें देखो नॉर्मल एयरवे है, नॉर्मल एयरवे में किसी तरह का कोई जमावड़ा नहीं है। फिर अस्थमैटिक एयरवे है, अस्थमैटिक एयरवे में देखो लेयरिंग बननी शुरू हो गई, मतलब यहां पे देखो ये रास्ता एकदम गोल है, यहां पे ये रास्ता सिकुड़ गया है, सिकुड़ गया है ये रास्ता, है ना, पूरा रास्ता देखो पतला हो गया है। और जब अटैक आता है तो एकदम छोटा हो जाता है रास्ता, मतलब हवा ही नहीं जा पाती है, हवा ही नहीं जा पाती है, क्लियर। तो जब हवा नहीं जा पाएगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो फिर समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि हमारी बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। ओके, हाँ, अब टाइप ऑफ अस्थमा की बात करो, कई टाइप के होते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस, किस तरीके का स्टिमुलस मिला, सभी के दवाएं बनी है, परेशान मत हो, सुनो तो पहले तुम लोग, पहले दवा नहीं बनी है, आदमी जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, अरे काका कर ले, अरे भाई पहले
हम ट्रीटमेंट में पहुंचेंगे, बीमारी पहले समझो। समस्या यही है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट एक रात में डॉक्टर बनना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहते। पहले बीमारी समझ जाओ, उसके बाद तुमको सब कुछ समझ में आएगा। पहले मेन लॉजिक तो समझो, पहले कितने तरीके का है, कैसे हुआ, कॉज का तो पता करो कि किस रीजन की वजह से अस्थमा तुमको हुआ है। तुमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है कि तुमको घर में जो गैस जल रही, जो तुम्हारे यहाँ मॉर्टिन जल रहा, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, ये तो जानो, तभी उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे ना। बस ऐसा थोड़ी कि अस्थमा हो गया तो कोई भी दवा उठा के दे देंगे। ओके चलो भाई, तो देयर आर द 3 टाइप ऑफ अस्थमा। जैसे एक एक्सट्रिंसिक अस्थमा, जिसको हम बोलते हैं एटोपिक या एलर्जिक अस्थमा। एटोपिक का मतलब कोई जेनेटिक टेंडेंसी, कोई ये कैसी होती है, ये जेनेटिक होती है। स्टिमुलस मतलब कोई चीज, जैसे हाँ, कोई जैसे तुमको गुस्सा दिलाए, कि जिस चीज पे तुमको गुस्सा आता है, जैसे कोई टीवी का रिमोट उठा के पटक दो, तुमको टीवी बहुत पसंद है तो तुमको गुस्सा आ जाए, है ना, तो वो टीवी का रिमोट पटकना एक तरह का स्टिमुलाई हो गया, जिस वजह से वो काम शुरू करने की, वो उसी को बोलते हैं स्टिमुलस। एग्जैक्टली हिंदी वर्ड तो नहीं समझ में आ रहा, बट इसी को बोलते हैं स्टिमुलस, है ना, कि जो इनिशिएट करे। एटोपी का मतलब होता है रेफर्स टू जेनेटिक टेंडेंसी टू डेवलप एलर्जिक डिजीज। कुछ जेनेटिक डेफिशिएंसी होने की वजह से कुछ एलर्जेंस हैं, कुछ एलर्जिक मटेरियल हैं। अब ये एलर्जिक मटेरियल, मान लो कोई परफ्यूम लगा के घूम रहा है, वो भी हो सकता है। तुम्हारे घर में कुछ पेड़ लगा, उसकी वजह से भी हो सकता है ना, यस, है ना, तो इसको बोलते हैं एटोपिक। दूसरा होता है इंट्रिंसिक अस्थमा। इंट्रिंसिक अस्थमा का मतलब होता है ये नॉन एलर्जिक अस्थमा, यानी एलर्जी की वजह से नहीं है। देखो ये जो एक्सट्रिंसिक है मतलब बाहर से है, ये एलर्जी की वजह से है। दूसरा वाला नॉन एलर्जिक है, बिना एलर्जी के है। ठीक, बिना एलर्जी के है। इसको क्या है, तुम्हारा वेदर कंडीशन, ठंडी गर्मी बदल रही है, एक्सरसाइज ज्यादा कर लिया, उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है कई बार, कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी तरह की कोई टेंशन है, तो ये होता है इंट्रिंसिक, मतलब इसमें एलर्जी की कोई जरूरत नहीं है। फिर मिक्स टाइप की, मिक्स टाइप की क्या होती है, दोनों इसमें जेनेटिक भी, मतलब एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दोनों मिक्स टाइप का अस्थमा होता है। ठीक, दोनों तरीके से। ओके, फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में एक्यूट, जो सडन या ऑनसेट हो जाए, अचानक हो जाए, सडन या अचानक हो जाए, उसको बोलते हैं एक्यूट। ठीक, और क्रोनिक, क्रोनिक किसको, जो लंबे समय तक हो, उसको बोलते हैं क्रोनिक। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बात हुई, मतलब शॉर्ट टाइम में तुरंत ऑनसेट अगर बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं एक्यूट अस्थमा। और क्रोनिक का मतलब लॉन्ग टर्म कंडीशन, लंबे समय से कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है जिसकी वजह से अस्थमा हो रहा है, उसको बोलते हैं क्रोनिक अस्थमा। ठीक, ये टाइप की बात हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, कितना सीरियस है, तो एक माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा, कभी कभी अस्थमा का अटैक पड़ता है। माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा मतलब हल्का सा परमानेंट अस्थमा की शिकायत शुरू हो गई, अब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं दिखाया तो वही बढ़ के मॉडरेट हो जाएगा, फिर भी डॉक्टर को नहीं दिखाया तो सिवियर परसिस्टेंट अस्थमा मींस कंटिन्यू परसिस्टेंस अस्थमा, मतलब लगातार आप अस्थमेटिक हो जाते हो। मतलब ये अब देखो शुरू हुई माइल्ड से, यहां पे था ऑनसेट यानी एक्यूट, और धीरे धीरे करके घूमते घूमते आपने इलाज नहीं करवाया तो हो गया क्रोनिक। सेशनल एलर्जी क्या होता है अस्थमा में, सेशनल एलर्जी क्या मतलब है, सेशनल एलर्जी कहां लिखा भाई, सीजन, अरे सीजन से एलर्जी हो जाए, सर्दी गर्मी से, कोई पता लगा तुम भाई यूपी में रह रहे हो, हिमाचल में बर्फ गिर रही है, तुम हिमाचल चले गए, उतनी ठंडी की तुम्हें आदत नहीं है, तुम्हें ठंडी लग गई, उसकी वजह से भी, सीजन की वजह से भी, वेदर की वजह से भी तुम्हें अस्थमा हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं कॉज ऑफ अस्थमा, क्यों होता है अस्थमा। तो हमने पहले भी बात की एलर्जी, एलर्जी काहे से, कोई पॉलन आ गया, कोई डस्ट आ गया, कोई माइट्स है, कुछ कोई फूड है, कुछ लोगों को फूड की एलर्जी होती है, कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते, उनको नॉनवेज अगर खा ले तो एलर्जी हो जाती, कुछ लोगों को फिश से एलर्जी है, कुछ लोगों को आम से एलर्जी है, कुछ लोगों को बनाना से एलर्जी।
तो फूड प्रोडक्ट से भी एलर्जी हो सकती है, जिसको खाने की वजह से, जैसे कुछ लोगों को अंडे के एल्ब्यूमिन से, कुछ लोगों को कुछ जानवरों से, कुछ लोगों को कॉकरोच से एलर्जी है। ठीक है, ओके ओके, है ना। ठीक, फिर एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट मतलब जो भी हवा में है, जैसे कोई सिगरेट या तो खुद सुट्टा लगा रहे हो या कोई सुट्टा लगा रहा है, तो तुम पैसिव स्मोकर हो। जो लगा रहा वो तो एक्टिव स्मोकर हुआ, और जो अगल बगल खड़े वो पैसिव स्मोकर हो गए। ठीक, तो उसकी वजह से कुछ ड्रग्स जैसे एस्प्रिन हो गई, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हो गया, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हो गए, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स स्पेशली हो गए, इनकी वजह से भी कई बार अस्थमाटिक अटैक हो सकता है। इसीलिए दवा देने के पहले डॉक्टर्स कंसर्न जरूरी होता है। पता लगा NSAID किसी को दिए जा रहे हो, कोई किसी को हल्का सा पेन हो रहा है, वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग लिए जा रहा है, और होते 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 उस दवा का साइड इफेक्ट, पहली चीज NSAID का साइड इफेक्ट किडनी फेल, दूसरी चीज लीवर फेल, तीसरी चीज अस्थमा। सोच के देखो, किसी भी दवा का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ना दे। खुद से डॉक्टर मत बनो जब तक जानकारी ना हो। ओके, इमोशनल स्ट्रेस, कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज करने से भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चोक हो जाता है। इन्वायरमेंटल कॉजेज, ठीक, तो ये सारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से भी ये बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, देखो ये इस तरीके से है ना। बहुत ज्यादा गुस्सा जो कि कंट्रोल ना कर पाए, उस कंडीशन में भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं जिनकी वजह से अस्थमा हो सकता है। ठीक, बहुत ज्यादा टेंशन में, घर में बिल्ली कबूतर पंछी पाल के रखा है तो उनकी वजह से भी हो सकता है, ज्यादा एक्सरसाइज करने से, फूलों की महक से, घरों में जो कॉकरोच मच्छर वगैरह होते हैं उनकी वजह से, जो केमिकल्स परफ्यूम वगैरह जैसे होते हैं, है ना, परफ्यूम से एलर्जी हो सकती है, ठंडी हवा से एलर्जी हो सकती है, फंगस, कुछ लोगों को मशरूम पसंद नहीं है, मशरूम खाते हैं तो एलर्जी हो जाती है। ठीक, डस्ट है, कहीं साफ सफाई कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक, कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर हो, स्ट्रॉन्ग स्मेल है, उसकी वजह से भी यस NSAID को लंबे समय तक नहीं, पॉल्यूशन, है ना। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं जिनकी वजह से अस्थमेटिक अटैक पड़ सकता है। ब्रोंकोस्पाज्म, देखो स्पाज्म मतलब होता है पेन, किसी भी चीज को ब्रेक करके देखना हो। भाई क्वेश्चन क्या है, ब्रोंकोस्पाज्म, है ना। ब्रोंको स्पाज्म, तो स्पाज्म मतलब होता है पेन, और ब्रोंको मतलब होता है ब्रोंकस। तो चेस्ट में अक्सर पेन होने लगता है, किसकी वजह से, अगर कभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो, है ना, ज्यादातर केस में सांस ना ले पाने की वजह से, या चेस्ट में रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन की वजह से क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, हाँ। अब देखो ध्यान से, अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे, ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेसिकली देखो होता क्या है, पहले कुछ चीजें समझो, इसके बाद बताता हूं। डस्ट से अगर स्नीजिंग हो रही है, इसका मतलब आपको डस्ट से एलर्जी है, इसका यह मतलब नहीं कि आपको अस्थमा है। देखो पहली चीज तो देखो ये होती है कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या करता है, डिफेंस जो मैकेनिज्म है उसका काम यही है कि डस्ट अगर गई तो वो शरीर के लिए अच्छी नहीं है, और जो शरीर के लिए अच्छी नहीं होगी उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। वो कैसे निकालेगा, अगर कोई डस्ट या कोई पॉलन नाक के अंदर घुस गया है तो उसको निकालेगा कैसे, उसको निकालेगा स्नीजिंग करके, छींक आनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है ना। किसी को भी डस्ट से अगर एलर्जी है, नॉर्मल प्रोसेस है, आपकी बॉडी सेंसिटिव है, जैसे ही गंदगी अंदर गई स्नीजिंग करके उसने बाहर निकाल दिया। ठीक, तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं। अब देखो कभी भी बॉडी के अंदर कोई भी हार्मफुल चीज जाती है, बॉडी के अंदर
कोई भी हार्मफुल चीज जाती है, हार्मफुल चीज का मतलब होता है कोई फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर गया, ठीक, जिसको हम बोलते हैं एंटीजन, कुछ भी बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं एंटीजन, ठीक, बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी क्या करेगा? आज बस सोनी क्या हो गया दिमाग से ऊपर? अरे एक डिजीज तो खत्म कर लो, पैथोफिजियोलॉजी। एक डिजीज तो देखो एक दिन में खत्म ही होगी, अदरवाइज सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा डियर, बात को समझो, है ना, ठीक। तो देखो कोई भी एंटीजन अगर बॉडी के अंदर गया, है ना, कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर गया तो बॉडी की टेंडेंसी क्या है? एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक। और ये जो एंटीजन आया है, ये जो एंटीजन आया है इसको खत्म करेगा। ये जो बाहर की चीज है, जो बाहर का आतंकवादी एंटीजन को हमारी बॉडी समझती है आतंकवादी, और एंटीबॉडी क्या हमारे यहाँ की मिलिट्री, है ना, इसको बोलते हैं टेररिस्ट और इसको बोलते हैं मिलिट्री, ठीक। कहीं पर भी टेररिस्ट दिखेगा तो मिलिट्री क्या करेगी? उसको घेर लेगी और घेर के मार देगी। क्लियर? यही फिनोमेना है, वीर तुम बड़े चलो, है, ठीक है। तो कहीं पर टेररिस्ट आया तो बॉडी क्या मैकेनिज्म है ना। कई बार होता क्या है, कई बार ढेर सारे टेररिस्ट आ गए और बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी। कई बार कंफ्यूजन होता है कि भाई पहचान, कई बार होता क्या है कि भाई ये टेररिस्ट आए, मिलिट्री ने मारना शुरू किया, तो मिलिट्री क्या सोचती कि यार ये कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं रहे हैं, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, देख लेंगे, बढ़ने दो इनकी संख्या को, बाद में देख लिया जाएगा। लेकिन एवज में क्या करते हैं, एंटीबॉडी का जनरेशन चालू रहते हैं, मींस एंटीबॉडी ज्यादा बननी शुरू हो जाती है, और स्पेशली कौन सी? आईजीई, जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ठीक। ये एक एंटीबॉडी है जो फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट में हमारी बॉडी बनाती है, ओके, हमारी बॉडी बनाती। अब इनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन ई बनाती चली जा रही है इनके रेस्पॉन्स में। तो जब बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ई ज्यादा हो जाता है तो कई बार बॉडी नहीं डिटेक्ट कर पाती कि कौन अपना आदमी है और कौन बाहर का आदमी है, ठीक, कौन अपना है और कौन बाहर का नहीं डिटेक्ट कर पाती, बस ये समझती कि नुकसानदायक नहीं है। तो ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से भी एलर्जिक रिस्पांस होता है। एलर्जिक रिस्पांस, ज्यादा एलर्जी होने का मतलब बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन का ज्यादा होना, यानी एंटीबॉडी का ज्यादा होना। अब देखो इस चीज को समझ के अब हम यहां पे थ्योरी में समझते, जो हमने अभी समझाया आपको सिर्फ उसी की बात फिर बात करेंगे इसकी। अस्थमा यूजुअली कॉज्ड बाय द एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक मींस एलर्जी से होता है, ये एलर्जी से होगा जब एलर्जी यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आएगी तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी कोशिश करेगी इम्यूनोग्लोबुलिन ई को जनरेट करेगी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए को। इम्यूनोग्लोबुलिन ई फॉर्म्ड इन रिस्पांस टू एक्सपोजर ऑफ एलर्जेंस। इम्यूनोग्लोबुलिन ई कब फॉर्म होगी बॉडी में, जब बॉडी को कोई फॉरेन पार्टिकल टेररिस्ट मिलेगा। ये जो टेररिस्ट है ये पॉलेंस भी हो सकता है, हवा से भी आएगा, एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर को क्या, डेंडर क्या होता है, जैसे डेंड्रफ नहीं होता है, कुछ स्किन टाइप की छूटती, जानवरों को कभी कई बार लोग सहलाते रहते हैं, उनकी हेयर से उनकी स्किन निकलती रहती है, उसी को बोलते हैं एनिमल डेंडर। और बॉडी सेंसिटाइजेशन अकर्स फर्स्ट एक्सपोजर, पहले एक्सपोजर में शरीर सेंसिटाइज हो जाता है और इम्यूनोग्लोबुलिन ई को बनाना शुरू कर देता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई कहां से बनती है, मास्ट सेल से। हमारी बॉडी में जो मास्ट सेल्स हैं, मास्ट सेल प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, अगर फर्स्ट ईयर में किसी ने ब्लड सिस्टम पढ़ा हो, हमने ब्लड सिस्टम पढ़ाया था तो उसको मास्ट सेल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हीमोपोएसिस और इरिथ्रोपोएटिक सिस्टम अगर पढ़ा है तो मास्ट सेल क्लियर होगा।
अपॉन द सब्सीक्वेंट, पहली बार अगर आप सेंसिटाइज हुए फॉरेन मटेरियल से पहली बार, तो आप सेंसिटिव हुए, इम्यूनोग्लोबुलिन बना, लेकिन बार बार सब्सीक्वेंट एक्सपोजर होगा तो ढेर सारा इम्यूनोग्लोबुलिन ई यानी एंटीबॉडी बनेगा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल, मास्ट सेल की सरफेस पे, जिसकी वजह से इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स कौन से, ल्यूकोट्राइन्स, हमने कल बात की थी, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और लॉक्स के बारे में नहीं बताया था, हमने कहा बाद में बताएंगे। तो लॉक्स से क्या रिलीज होता है, ल्यूकोट्राइन्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है अस्थमा के लिए। ठीक, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब क्या है, इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, जिनकी ये बताएंगे कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ है, जिसके एवज में एंटीबॉडी बननी शुरू होगी, म्यूकस सिक्रीशन शुरू होगा, और ये सब जाके जम जाएगा, ये सब कुछ जाके जम जाएगा कहां पे, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाएगा कंजेशन, और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली हम सांस लेने में मींस सांस जल्दी जल्दी लेना शुरू करेंगे, क्योंकि सांस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, जिसको हम बोलते हैं अस्थमा, राइट, अस्थमा। अब देखो, एक्सपोजर ऑफ स्टिमुलाई मतलब किसी तरह का कोई एंटीबॉडी, कोई टेररिस्ट या एंटीजन, कोई एंटीजन यानी कोई एलर्जेंस जिससे हुआ एक्सपोजर तुम्हारा। ठीक, एक्सपोजर हुआ तो क्या होगा, जब कोई एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडी आईजीई जनरेट होगी, बॉडी बनाएगी, जब बनाएगी तो मास्ट सेल एक्टिवेशन होगा, मास्ट सेल एक्टिवेशन होगा तो क्या होगा, इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होंगे, जब सिक्रीट होंगे तो वैसोडाइलेशन करेंगे, कहां से सिक्रीट होंगे, मास्ट सेल से। ठीक भाई, मास्ट सेल जब एक्टिवेट होंगे तो इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स हिस्टामिन वगैरह सिक्रीट करेंगे, जब सिक्रीट करेंगे तो इन्फ्लेमेशन क्या करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, मैंने पहले भी कहा था वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, कि भाई क्या बताया था, कहीं से अगर ब्लड बह रहा है तो इसको छोटा कर देगा, पतला, ताकि ब्लड ना बहे, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन के केस में उसको ठीक करने के लिए हमारी बॉडी म्यूकस सिक्रीट करती है। सीधा एग्जांपल, जैसे ही कोई ऐसा, जैसे किसी ने अभी बताया था कि ऋचा है ना, कि अगर हम डस्ट के एक्सपोजर में आते हैं, अगर डस्ट के एक्सपोजर में आते हैं तो स्नीजिंग होने लगती है, कोई पॉलन गया और स्नीजिंग, कुछ लोगों को एक बार होती, कुछ लोगों को 2 बार होती, कुछ लोगों को 10 बार होती, मतलब शुरू होती है तो 10 1 बाई 1 आती जाती, क्यों आती है, वो तब तक आती रहती जब तक जो फॉरेन पार्टिकल हमारी नाक में है वो बाहर ना निकल जाए। इन केस छींकने से वो बाहर नहीं जाता है फॉरेन पार्टिकल, फिर बॉडी क्या म्यूकस सिक्रीट करना शुरू करती है और हमको सर्दी का एहसास होता है, हमको सर्दी का एहसास होता है, हमको सर्दी लगने, तो म्यूकस मींस कोल्ड हो जाता है ना, म्यूकस सिक्रीट होता है। अब ये म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस एयरवे में जो रास्ते हैं, एयरवे जिससे हमारा, ठीक है, जो रास्ते हैं उस रास्ते में क्या म्यूकस भर जाएगा, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं जाएगा म्यूकस सिक्रीशन बंद नहीं होगा। ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, रास्तों को पतला कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अस्थमा हो जाएगी। दूसरी तरफ जब इन्फ्लेमेशन होता है तो फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेशन में क्या करेगा भाई, कोई एंटीजन आया तो एंटीबॉडी हमारी इसको इंगल्फ कर लेगी, जिसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस होगी, जिसकी वजह से लिटिक एंजाइम, ये जो तुम्हारा एंटीबॉडी है ये इसको ब्रेक कर देता है, क्या ब्रेक कर देता है लिटिक एंजाइम, जिसकी वजह से फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और फाइनली अस्थमाटिक पेशेंट को अस्थमा हो जाता है, मींस पेशेंट को अस्थमा हो जाता है। बताओ पैथोफिजियोलॉजी क्लियर है कि नहीं, बताओ भाई, पैथोफिजियोलॉजी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी स्पेशली पूछ ली जाती है। इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, पैथोफिजियोलॉजी में क्लियर हो जाएगा, ना क्लियर हो तो फिर बता देना, ठीक है ना। कल सीओपीडी पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम लोग सीओपीडी पढ़ेंगे, ठीक, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब देखो सिम्टम की बात करें, सिम्टम में क्या होगा अस्थमा के, वीजिंग साउंड होगा, पेनलेस टाइटनेस ऑफ शॉर्ट ब्रीथ होगी, डिफिकल्ट एक्सेलिंग मतलब सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होगी, कफ ड्राई कफ होने लगेगा,
स्वेटिंग, अब जब सांस कम लोगे तो क्या पसीना सा आने लगेगा, है ना, कफिंग होने लगेगी, सिम्टम्स धीरे धीरे करके खराब से खराब होने लगते हैं। और ये सिम्टम जब रात में सोने लगते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग, इन 2 वक्त अस्थमैटिक अटैक सबसे ज्यादा पड़ते हैं। अक्सर पेशेंट क्या है, रात में सोते रहते हैं, अचानक उनको सांस नहीं ले पाते हैं और उनको अस्थमैटिक अटैक हो जाती है। ठीक है, टाइमिंग क्या रहेगी कल की? डियर, हमेशा की टाइमिंग यही रहेगी। सबका पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी, पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, ये हाँ, टाइमिंग हमेशा 8 बजे की, टाइमिंग पूछने की जरूरत नहीं है। कल क्लास क्यों नहीं रहेगी भाई, सैटरडे है। हाँ, डायग्नोसिस कैसे होगी, ध्यान से समझो। डायग्नोसिस के लिए लंग फंक्शन टेस्ट, जिसको हम पीएफटी बोलते हैं, यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम एक्सरसाइज करवाते हैं और देखते हैं सांस कितनी ज्यादा उसकी बढ़ी है। स्पाइरोमेट्री इंस्ट्रूमेंट है, स्पाइरोमेट्री इंस्ट्रूमेंट से हम देखते हैं कि लंग की फिल कैपेसिटी कितनी तेजी से सांस लेता है। कल पूजा है, देख लेंगे हम कि क्या है ना, तो कितनी तेजी से सांस लेते हैं और कितनी तेजी से सांस छोड़ते हैं स्पाइरोमेट्री से। लंग वॉल्यूम टेस्ट, कितना ज्यादा हम सांस लेके होल्ड कर सकते हैं। ठीक, FeNO टेस्ट, फ्रैक्शनल एक्सलेशन नाइट्रिक ऑक्साइड। FeNO को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एक्सलेशन नाइट्रिक ऑक्साइड। MCQ में फुल फॉर्म पूछ लेते हैं FeNO का। पेशेंट को ब्रीथ कराते हैं मशीन में और नाइट्रिक एसिड का लेवल मशीन में जाके हम चेक करते हैं कि कितना हुआ, कहां पे, लाइक दिस, है ना, चेक करते हैं कि इन्फ्लेमेशन का लेवल, इससे पता चलेगा किस लेवल तक का इन्फ्लेमेशन हुआ है। ठीक, 6:30 कर दो, अरे 6 से 7 फर्स्ट ईयर की क्लास चलती है। ओके, डायग्नोसिस में पीक एयर फ्लो टेस्ट, स्पुटम टेस्ट कुछ नहीं। हाँ, ट्रीटमेंट कैसे होगा, देखो ट्रीटमेंट 2 तरीके से, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल, एक फार्माकोलॉजिकल। हार्डली 10 मिनट और रुको। यस, ट्रीटमेंट से 100% ठीक हो जाता है। ओके, क्योंकि यहां पे ऐसी कोई सेल नहीं है जो रीजनरेट नहीं हो पाती। नर्व सेल के अलावा बॉडी में सारी सेल्स रीजनरेट हो सकती हैं। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना दवा दिए कैसे ठीक कर सकते हो, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। जिनको अस्थमा है, बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है, नॉर्मल लेवल पे करते रहनी है, जिससे कि लंग की कैपेसिटी धीरे धीरे करके इंप्रूव हो। आपको फिट रहना है, जिसकी वजह से अस्थमेटिक अटैक नहीं पड़ेगा। रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज में तेजी से सांस खींचो और धीरे धीरे सांस छोड़ो। ठीक, तेजी से सांस खींचो और धीरे धीरे सांस छोड़ो। यस, ब्लड टेस्ट भी, सीबीसी भी होता है। ओके, तो सीबीसी से कितनी ज्यादा मास्ट से कितनी ज्यादा तुम्हारा आईजीजी आईजीई तुम्हारा सीक्रेट हुआ वो पता चलेगा। ओके, रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और घर के अंदर किसी तरह का कोई कूड़ा करकट है तो उसको क्या करो, उसको बाहर कर दो। बॉडी का वेट अगर किसी का ज्यादा है तो वेट घटा दो, मींस आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट परफेक्ट होना चाहिए। अगर सुट्टा लगाते हो तो सुट्टा लगाना बंद कर दो और जो लगाते हैं उनसे दूरी बना लो। ठीक, जिनको ज्यादा बीमारी है, मतलब वो बंद ही नहीं कर सकते, एडिक्ट है, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में चले जाओ, अदरवाइज ये जानलेवा है। ओके, अवॉइडिंग द एलर्जेंस मींस डस्ट, मिस्ट, पॉलेंस, जिस चीज से एलर्जी है उससे दूर हो जाओ। अवॉइड एक्सपोजर एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी है अगर तो ठंडी से दूर हो जाओ। ठीक, ठंडी से दूर हो जाओ। इन इमरजेंसी ऑक्सीजन थेरेपी शुड बी गिवन, अगर किसी तरह कोई इमरजेंसी है तो ऑक्सीजन थेरेपी दे देनी चाहिए। कहां चला गया, ऑक्सीजन थेरेपी देनी चाहिए, है ना। पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड विद एक्यूट सिवियर अस्थमा, अगर कोई पेशेंट सिवियर है। यस, अचानक आएगा तो अचानक, कभी तेज अचानक जब आएगा तो अचानक डेथ नहीं होगी। वेट कम कैसे करें, वेट कम करने के लिए शाम का खाना 6 बजे या 6 से 7 के बीच में खा लो। शाम का खाना या तो ना खाओ या 6 बजे से 7 बजे तक खाओ। जिसका भी वेट ज्यादा है वो 2 प्लेट सिस्टम फॉलो करो। 2 प्लेट सिस्टम फॉलो करो। एक प्लेट में सैलेड रखो जिसको तुम्हें पहले कंज्यूम करनी है, और सैलेड जब खा लो जितना तुम्हारा वेट है उतने ग्राम सैलेड खा लो और उसके बाद खाना खाना शुरू करो, वेट अपने आप घट जाएगा। ठीक, अब दवा से कैसे ठीक करो, दवा में भाई क्या होता है, दवा में बेसिकली
आपके जो लंग्स का जो रास्ता है, एयर ट्रैक है, ये पतला हो जाता है, पतला हो जाता है। तो इसमें हमें दवा देनी ब्रोंकोडाइलेटर्स, जिसकी वजह से रास्ता फिर से चौड़ा हो जाए। ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे तो क्या होगा, क्लियर द म्यूकस ऑफ द लंग्स, जैसे सॉल्बुटामॉल, टर्ब्यूटालिन और थियोफाइलिन। भाई कंजेशन हो गया है, पूरे टाइम पे भर गया है इसमें क्या, म्यूकस, और म्यूकस ने इसको टाइट कर दिया है, बाहर जा नहीं पा रहा है। जब बाहर नहीं जा पा रहा है तो फिर क्या होगा, इसको बाहर चौड़ा कर दो ताकि ये स्पुटम हमारे एयर ट्रैक के रास्ते से बाहर चला जाए, एयर ट्रैक क्लीन हो जाए और अस्थमा ठीक हो जाएगा। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, देखो ल्यूकोट्राइन्स क्या है, लॉक्स, इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, इनकी वजह से अस्थमेटिक अटैक पड़ता है। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट मींस ल्यूकोट्राइन्स जो केमिकल है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनका एंटागोनिस्ट दे दो, मतलब ल्यूकोट्राइन्स अपना काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अस्थमेटिक अटैक नहीं पड़ेगा। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, मॉन्टेल्यूकास और जाफिरल्यूकास्ट। फिर आती है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल पूरी बॉडी में रहती हैं, मास्ट सेल इन्फ्लेमेशन कॉजिंग इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करती हैं। इसको अगर हम रोक दें, जैसे कीटोटिफेन, इसमें ड्रग कौन सी है, कीटोटिफेन की ड्रग है, ठीक। कार्टिकोस्टेरॉइड इनहिबिट करते हैं हमारी बॉडी में म्यूकस के सिक्रीशन को, रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, ठीक। रिड्यूस, वजन बढ़ाना है तो कैसे करें, वजन मत बढ़ाओ, है ना, मत बढ़ाओ, ठीक। तो कार्टिकोस्टेरॉइड में हाइड्रोकार्टिसोन और प्रिडनिसोलोन। देखे होंगे कि जब किसी को अस्थमेटिक अटैक पड़ता है तो सॉल्बुटामॉल के साथ साथ डॉक्टर एक कैप्सूल और बोलते हैं खींचने को, जिसमें प्रिडनिसोलोन या हाइड्रोकार्टिसोन रहता है। जिसको भी अस्थमा की बीमारी है वो ध्यान से देखेगा तो उसको ये जरूर मिलेगा उसमें, और दिन भर में केवल एक खींचनी होती है। एंटी आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी की वजह से ये सारी समस्या हो रही है, तो इम्यूनो ऐसी दवा दें जिसकी वजह से ये इसका प्रोडक्शन कम हो जाए, आईजीई का प्रोडक्शन कम हो जाए, ठीक। इसमें कौन सी है, ओमालीजुमैब, कौन सी, ओमालीजुमैब, जिसको जोलोरर, ये देखो ये है ओमालीजुमैब, है ना, फॉर सबक्यूटेनियसली देते हैं बेसिकली, ठीक, सबक्यूटेनियसली देते हैं। अरे वजन घटाना है तो बाबा रामदेव को फॉलो करो भाई, है ठीक। और वैसे भी लड़कों को वजन घटाने की जरूरत क्या है, अभी से यार, इस उम्र में देखो क्या ना, वजन घटाना है तो एक उम्र के बाद, जब तुम्हारी एज 40 साल की हो जाए तब वजन घटाने के बारे में सोचना। अभी से अगर खाना पीना कम कर दोगे तो बहुत सारी डिफिशियंसी हो जाएंगी, ओके। इस तरीके से तुम्हारी अस्थमा की क्लास कंप्लीट होती है। कल हम लोग पढ़ेंगे सीओपीडी। कोई कंफ्यूजन हो तो कल की क्लास में पूछ लेना, ठीक। चलो भाई, बाय बाय, और शेयर एंड सब्सक्राइब करो।